हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ थियरीज देखी, उसके प्रिंसिपल्स देखे थे एंड देन जो प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो उसका स्पेक्ट्रा हम कैसे देख सकते हैं, कैसे होता है उसका स्पेक्ट्रा, वो सब कुछ हमने देखा था। आज हम वही स्पेक्ट्रा, वही जो फ्रीक्वेंसी है उसको यूज़ करके हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसमें एक्चुअली कैसा स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे दो टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है और उसके ऊपर से आपको स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करना है कि भाई उसमें कौन कौन से वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। एंड सेकंड होता है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है और उसके ऊपर से और उसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है, बट वहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर से आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना होता है। ये दो टाइप के एग्जांपल होते हैं। आज हम कोई भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें देते हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसी देते हैं तो उसके ऊपर से हम स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। बट वो सीखने से पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक गाइडेंस होना चाहिए कि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा था कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, किस किस का स्पेक्ट्रा मिलता है। देन नेक्स्ट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यानी कि डीबीई काउंट करना आना चाहिए आपको कि डीबीई हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ पे डीबीई इक्वल टू 2a+2 माइनस b माइनस डी डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे a क्या है, b क्या है, d क्या है, ये सब कुछ क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी इक्वेशन लिखी है। जैसे कि a इक्वल टू क्या हो सकता है, तो हमारे पास जितने भी एटम्स है उसमें टेट्रावैलेंट एटम होते हैं ना, उसका नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम्स, यानी कि टेट्रावैलेंट एटम कौन कौन से है, तो कार्बन एंड सिलिकॉन दो ही हमारे पास है। तो वो जो कार्बन और सिलिकॉन की संख्या वहाँ पे लिखते हैं। कैसे लिखना है मैं आपको आगे जैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देन b इक्वल टू क्या होगा, तो b इक्वल टू होगा मोनोवैलेंट एटम, यानी कि नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हैलाइड यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हो सकते हैं। देन c इक्वल टू डाईवैलेंट एटम्स, यानी कि ऑक्सीजन एंड सल्फर। एंड लास्ट में d इक्वल टू ट्राईवैलेंट एटम्स, यानी कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब यहाँ पे c भी है और d भी है, कैसे यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर इक्वेशन दी गई है, अगर उसमें ऐसा समझो कि d की वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि ऑक्सीजन या सल्फर नहीं है, बट उसकी जगह पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे d की जगह पे आपको नाइट्रोजन लेना है, यानी कि d। ठीक है। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे d है उसके जगह पे, यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जगह पे दोनों नहीं है और उसके जगह पे ऑक्सीजन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन होगा यानी कि C प्रेजेंट है, तो यहाँ से D निकाल दो और फार्मूला हो जाएगा b माइनस सी, यानी कि D निकाल के C आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ऐसे आप dBE फाइंड आउट करोगे। अब ये जो dBE की वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा के लिए कंपलसरी राउंड फिगर में ही आती है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ऐसे आएगी। कभी भी इसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं आती, यानी कि 1.5, 2.5, 4.5, 9.5 ऐसे नहीं आएगी। अगर ऐसे आती है तो आपको समझना है कि आपने dBE कैलकुलेट करने में कहीं ना कहीं गलती की है। ओके, अब आपको क्या करना है, जो भी dBE वैल्यू आती है उस dBE वैल्यू के ऊपर से यहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपके मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने तो कुछ लिखा है
जैसे कि DB वैल्यू 0 आती है तो आपको समझना है कि भाई कंपाउंड सेचुरेटेड है या ओपन चेन है। सेचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड होगा आपका, यानी कि उसमें भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वैसे ही अगर 1 आता है आंसर तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है। वैसे ही अगर DB 2 आता है तो उसमें 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या मे बी एक डबल बॉन्ड एंड एक रिंग हो सकता है, या मे बी 2 रिंग हो सकती है, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। वैसे ही फॉर एग्जांपल DB वैल्यू 3 आती है तो उसमें हम कह सकते हैं कि मे बी पॉसिबल है कि उसमें 3 डबल बॉन्ड हो गए, या 2 डबल बॉन्ड हो गए एंड 1 रिंग हो गई, या मे बी ऐसा भी हो सकता है उसमें एक डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ओके, एंड अगर DB वैल्यू 4 आती है तो हम कह सकते हैं कि भाई उसमें मे बी बेंजीन प्रेजेंट होगा, या बेंजीन नहीं होगा तो 4 डबल बॉन्ड हो गए। अगर 4 डबल बॉन्ड नहीं हो गए तो उसमें 2 डबल बॉन्ड एंड एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे ही अगर DB वैल्यू 5 आती है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसमें बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होगी ही होगी, बट उसके साथ साथ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो साइड चेन में होगा। साइड चेन में यानी कि बेंजीन पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे होता है, तो वो हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट है ही, साथ में साइड चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। या मे बी ये भी हो सकता है बेंजीन रिंग के साथ एक रिंग और ज़्यादा रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे हमने UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल में देखा था कि डाइन सिस्टम में, तो ऐसा में भी कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ से आपको DB वैल्यू के ऊपर से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि आपका जो कंपाउंड है वो एक्चुअली कैसा होगा। देन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि DB वैल्यू 6 आई तो क्या करोगे, यहाँ तक तो 5 तक ही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 ऐसा लिया तो फिर से वो सीक्वेंस ऊपर से स्टार्ट कर दो 6 7 8 9 10 11। ओके, यानी कि मैक्सिमम 11 तक ही आएगा, उससे ज़्यादा आपका DB वैल्यू नहीं आएगी, वो गारंटी है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही अगर 6 आता है तो आपको समझना है कि वो सैचुरेटेड ओपन कंपाउंड है। 7 आता है तो 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग होगा, 8 होगा तो 2 डबल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग होगा, या 2 रिंग होगा, या 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको DB वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी, एंड DB वैल्यू काउंट करने के बाद ही आपको आगे फर्दर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के ऊपर से आपको DB वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पता चल जाएगा, एंड उसके ऊपर से हम जो IR स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H10। ओके, तो ये फार्मूला है और उसमें IR फ्रिक्वेंसी की रेंज दी गई है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि DB वैल्यू काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम DB वैल्यू काउंट करते हैं, DBE इक्वल टू 2A प्लस 2 माइनस B माइनस D बाई 2। ओके, ऐसे काउंट किया। सबसे पहले तो अब ABCD क्या है वो देखना है। तो ये आपके फार्मूला में आप देख सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा था A इक्वल टू कार्बन एंड सिलिकॉन, B इक्वल टू हाइड्रोजन एंड हेलोजन, C इक्वल टू ऑक्सीजन सल्फर एंड D इक्वल टू नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ओके, तो अब इसके ऊपर से जो काउंट है वो लिख लेते हैं। जैसे कि A इक्वल टू कार्बन है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, यानी कि 8 रखेंगे। B इक्वल टू हाइड्रोजन है तो उसमें हम 10 रखेंगे। ओके, अब और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा होगा कि वहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी दिया होगा और उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो कैसे काउंट करना है, तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस करना है हाइड्रोजन को। सबसे पहले महत्व आप हाइड्रोजन के दोगे, और अगर उससे DB काउंट हो जाता है, DB की वैल्यू आ जाती है, तो हेलोजन को आपको इंक्लूड नहीं करना है। एंड अगर फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि DB वैल्यू काउंट करते हो हाइड्रोजन को निगलेक्ट करके,
हेलोजन को, एंड अगर वैल्यू नहीं आती है तो हेलोजन को ऐड करके डीबी वैल्यू काउंट करो तो आ ही जाएगी कंपलसरी। ओके, तो ऐसे करना है। और वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि कुछ फार्मूला ऐसा होगा जिसमें एन भी प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि C2H5NO, तो उसमें आप देख सकते हो कि भाई नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो वहाँ पे आप कैसे से काउंट करोगे, तो उसमें आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है नाइट्रोजन को, देन उसके बाद अगर नहीं आता है तो ऑक्सीजन को काउंट करो। ओके, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे डीबी वैल्यू काउंट करते हैं। हाइड्रोजन कार्बन की वैल्यू 8 है, यानी कि 2 × 8 + 2, देन बी कितना है 10, बी की वैल्यू तो है नहीं, डिवाइड बाई 2, तो 8 × 16 + 2 - 10/2, 16 18 - 10/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। अब यहाँ पे डीबी वैल्यू 4 आई है, यानी कि यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मॉलिक्यूल कंटेनिंग, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, बेंजीन हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, 4 डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे मैं ऐसे न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एंड उसके साथ साथ एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन तीन में से कुछ होगा, ये हम कह सकते हैं। तो डीबी वैल्यू काउंट कर ली, यहाँ पे हमने ला दिया। अब यहाँ से हमने जाना है सीधा आईआर वैल्यू पर, जो हमें आईआर वैल्यू दी गई है उसके ऊपर। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि आईआर वैल्यू हमने पहले चेक की थी आईआर स्पेक्ट्रा में, तो वैसे ही यहाँ पे करना है कि आईआर वैल्यू आपको दी गई है, उसके ऊपर से कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम फाइंड आउट करते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि सबसे पहले 3020 मीडियम, वो किसकी रेंज दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वे रेंज है आपकी डबल बॉन्ड CH की, एरोमेटिक स्ट्रेचिंग। ओके, देन 2925 से 2865, ये रेंज है आपकी CH अल्केन स्ट्रेचिंग की। 1680, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक स्ट्रेचिंग है। ठीक है, देन 1495 स्ट्रॉन्ग, वो है आपका CH बेंडिंग अल्केन बेंडिंग है आपका। देन उसके बाद ये जो तीन रेंज है वो है आपकी पैरा सब्स्टिट्यूशन CH बेंडिंग एरोमेटिक। ओके, इतना है आपके पास। तो यहाँ पर से आप इजीली देख सकते हो कि आपने यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट किया। एक तो सबसे पहले तो एरोमेटिक रिंग, और पैरा सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि C6H4 फाइंड आउट कर लिया ऑन बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा। देन सेकंड हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ पे अल्केन स्ट्रेचिंग एंड CH अल्केन बेंडिंग है, यानी कि उसमें मिथाइल ग्रुप होगा ऑन बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा। ओके, तो यहाँ से दो फंक्शनल ग्रुप हमने फाइंड आउट कर लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे C6H4 की बात कर ले, तो क्या IR स्पेक्ट्रा है, तो ये जो मेन फार्मूला है उसमें से वो माइनस कर दो, यानी कि C8H10
में से C6H4 माइनस करूँ तो रहता है C2H6। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि C2H6 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 2CH3 ग्रुप होगा, 2 मिथाइल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा। ओके, तो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो होगा, ऐसा कुछ होगा, CH3 एंड पैरा में भी CH3। पैरा में हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पैरा सब्स्टिट्यूशन CH एरोमेटिक बेंडिंग फाइंड आउट किया है, इसलिए यहाँ पे पैरा में लगाया। तो आपका जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो ये है और उसका नाम है पैराज़ाइलिन, इसका नाम है। ओके, तो ऐसे आप जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके ऊपर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास एक और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H4O2NCl। ओके, तो सबसे पहले तो जैसे हम लोगों ने लास्ट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा वैसे ही DBE काउंट करना पड़ेगा। DBE इक्वल टू 2A+2 माइनस B माइनस D बाई 2। तब इसमें सबसे पहले तो A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू कार्बन यानी कि 6 होगा, B इक्वल टू हाइड्रोजन होगा यानी कि 4 होगा। जैसे हम लोगों ने पहले कहा था, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इसमें हम सिर्फ लिख देते हैं C इक्वल टू ऑक्सीजन 2 एंड D इक्वल टू नाइट्रोजन 1। तो सबसे पहले D इक्वल टू 1 लेके हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2 A की 6 यानी कि 6 प्लस 2 माइनस B यानी कितने हो गए 4 माइनस D इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 यानी कि 12 प्लस 14 13 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11/2 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आपका नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, तो उसमें आपको ये चीज़ करनी है कि उसमें आप ये कर सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी आप ऐड कर दो। अगर क्लोरीन ऐड करते हो तो क्या होगा, तो आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्लोरीन भी उसमें आपने ऐड कर लिया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 5 हो जाएगा। तो 6 × 2 यानी कि 12 प्लस 2 14 माइनस 4/2। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 माइनस 4/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उसमें बेंजीन प्रेजेंट होगा, या मे बी पॉसिबल है कि उसमें डबल बॉन्ड होगा साइड चेन में, या रिंग प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि DB इक्वल टू लिख देते हैं सबसे पहले तो 5 यानी कि बेंजीन होगा एंड 1 डबल बॉन्ड इन साइड चेन। देन सेकंड क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग एंड 1 रिंग। ओके, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि उसमें बेंजीन तो होगा ही होगा। तो यहाँ से ये जो आई स्पेक्ट्रा की वैल्यूज़ दी गई है उसमें सबसे पहले तो आप बेंजीन फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, 2 वैल्यू है आपकी, सॉरी एक ही वैल्यू है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है वो है आपकी डबल बॉन्ड CH एरोमेटिक बेंडिंग पैरा सब्स्टिट्यूशन। ओके, देन ये वाली है, देखो C डबल बॉन्ड C एरोमेटिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू दी गई है। वैसे ही
यहाँ पे CH अल्केन स्ट्रेचिंग वैल्यू दी गई है। देन आप ये कह सकते हो कि ये NO2 का बैंड आपको देखने को मिलता है। ओके, वैसे ही सेकंड NO2 का बैंड यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। दो NO2 के बैंड आपको देखने को मिलते हैं, ब्रॉड बैंड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये दो आपको देखने को मिल गए। देन यहाँ पे ये जो दो है वो है आपके CX हैलाइड के बैंड आपको देखने को मिलते हैं दोनों। तो यहाँ से इतना आपको देखने को मिला। तो आप यहाँ से इजीली कह सकते हो कि सबसे पहले तो C6H4 होता है ऑन बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा। देन सेकंड क्या है, NO2 है प्रेजेंट है ऑन बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा। एंड सेकंड है हैलाइड यानी कि Cl प्रेजेंट है यहाँ पे, Cl ऑन बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा। इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। बस हमें अब स्ट्रक्चर सेट करना है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि सबसे पहले तो C6H4 ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये कर लिया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब NO2 है और Cl है, तो अगर Cl पहले पुटअप करोगे या NO2, तो सबसे पहले NO2 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो NO2 है वो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो भी नया ग्रुप आता है उसे ऑर्थो और पैरा में सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे ऑर्थो में हो सकता है, बट यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट की है, जो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट की, देखो, एरोमेटिक बेंडिंग पैरा सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी नया ग्रुप आएगा वो पैरा में जाएगा सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया। तो ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो गया और इसका नाम है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो ऐसे ही आप कोई भी मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर से। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड यूज़फुल रहा होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अपने फ्रेंड सर्कल में और ज़्यादा शेयर करो। एंड अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस